नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत प्राचीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र उसमें अलंकार विवेचन कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे विद्यार्थियों, अलंकार विवेचन में हमने पिछले वीडियो में अतिशयोक्ति अलंकार के भेदों का पूर्ण विवेचन कर लिया है। उसमें 7 भेद थे। तो पहला जो अलंकार हमने अतिशयोक्ति लिया, अब दूसरा जो अलंकार है वो स्वभावोक्ति अलंकार। प्यारे विद्यार्थियों, स्वभावोक्ति अलंकार जो है बना है स्वभाव और उक्ति। जैसा स्वाभाविक वर्णन होता है वो स्वभावोक्ति हो गया। जब किसी वस्तु के, परिभाषा देखिए, जब किसी वस्तु के स्वभाव का, उसके स्वभाव का यथा तथ्यपूर्ण वर्णन किया जाए, यथा तथ्यपूर्ण वर्णन किया जाए तो वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। स्वभावोक्ति अलंकार होता है जहाँ पर किसी वस्तु का, वस्तु के स्वभाव का, किसी व्यक्ति के स्वभाव का, प्राणी के स्वभाव का क्या किया जाए, यथा तथ्यपूर्ण वर्णन किया जाए तो वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार माना जाता है। अब यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, यथा तथ्यपूर्ण का तात्पर्य क्या है? यथा तथ्यपूर्ण वर्णन का मतलब क्या हुआ? यथा तथ्यपूर्ण का मतलब होता है जैसा हो ठीक वैसा ही, यानी उसमें कोई घटा, बिना कुछ घटाए बढ़ाए, बिना कुछ उसमें परिवर्तन किए हुए, एकदम सर्वथा जो स्वाभाविक हो, जो एकदम मूल रूप से हो, वास्तविक रूप से हो, उसका वर्णन करना क्या कहलाता है? यथा तथ्यपूर्ण। जैसा हो ठीक वैसा ही वर्णन किया जाए, उसमें कुछ घटाया बढ़ाया नहीं जाए, सर्वथा स्वाभाविक जो वर्णन है उसको क्या बोलेंगे? यथा तथ्यपूर्ण वर्णन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो वो किसी वस्तु के स्वभाव का यथा तथ्यपूर्ण वर्णन यानी सर्वथा जो स्वाभाविक वर्णन होता है जो हाँ किया जाए वहाँ स्वभावोक्ति अलंकार होता है। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि भोजन करत चपल चित इत उत अवसर जाए, भाजी चले किल कात मुख धदियोदन लपटाए। प्यारे विद्यार्थी, इस पद में जो है श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जो बालक है उनका वर्णन किया गया है कि देखिए बालकों का स्वभाव होता है कि वे जब भोजन करते हैं तो चंचलता से भोजन करते हैं, यानी एक जगह स्थिर होकर कभी भोजन नहीं करते छोटे बालक। तो यहाँ पर वही बात बताई है कि भोजन करत चपल चित, यानी उनका मन बड़ा चंचल होता है। बालक है, श्री राम, लक्ष्मण, भरत इत्यादि है, वो भोजन करते समय अपने मन है वो अत्यधिक चंचलता से युक्त रहते हैं। इसलिए इत उत अवसर जाए, इत अवसर मन इधर उधर, इधर उधर है वो, जैसे माता पिता थोड़ी से उनका ध्यान अलग होता है तो वो इधर उधर भागने लग जाते हैं, इधर उधर। इत उत अवसर जाए मन थोड़ा सा समय मिलने पर इधर उधर वो भागने लग जाते हैं, चंचलता से युक्त होते हैं। भोजन करते समय एक जगह थाली पर बैठ करके भोजन वो नहीं करते, ठीक है ना। जब भोजन करेंगे, बालकों का स्वभाव होता है वो एक जगह भोजन कभी भी नहीं करते, थोड़ा थोड़ा खाएंगे फिर इधर उधर घूमेंगे फिरेंगे, इस प्रकार से उनका ये स्वभाव होता है। तो यहाँ पर चित्रण किया गया उसी का तुलसीदास जी के द्वारा, जहाँ पर ये वर्णन किया गया श्री राम जी के स्वभाव का। देखिए छोटे बाल श्री राम जी है, उनका वर्णन किया गया है। तो भाजी चले मन भाग, भाजी मन भाग कर जाते हैं, और किलकात मुख मन जोर जोर से मुख से किलकारी मारते हैं, हंसते हैं। ये बालकों का स्वभाव होता है, जोर जोर से किलकारी मारना और हंसना। दधी ओधन लपटाए, ओधन मन मक्खन, घी इत्यादि है वो अपने मुख पर लिपटते हैं। दधी मन दही, दही मक्खन को अपने जो है मुख से लिपटा लेते हैं, खाते हैं, मुंह पर भी लगा लेते हैं, फिर हंसते हैं। चारों भाई एक दूसरे हंसी मजाक करते हैं, चंचलता करते हैं, और वह एक जगह टिक करके भोजन नहीं कर रहे, एक जगह स्थिर होकर के भोजन नहीं करते हैं। तो ये बालकों का स्वभाव, स्वाभाविक वर्णन किया गया। तो प्रस्तुत पद में श्री राम, लक्ष्मण आदि बालकों के बाल स्वभाव का क्या किया है? सर्वथा स्वाभाविक वर्णन किया गया है। सर्वथा स्वाभाविक यानी यथा तथ्यपूर्ण वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति अलंकार। क्योंकि बालकों का स्वभाव ऐसा ही होता है, चंचल स्वभाव होता है, वो एक जगह स्थिर होकर भोजन नहीं करते। तो यहाँ पर वही बात है चित्रित की गई है, चित्रण किया गया है, यही बात बताई गई है कि भोजन करत चपल चित इत उत अवसर जाए। बच्चे बाल श्री राम जी या लक्ष्मण जी है वो भोजन करते समय अपने उनका मन बड़ा चंचल है, वो इधर उधर भागते रहते हैं। भाज चले किलकात, इधर उधर भागते रहते हैं और अपने मुख से जोर जोर से किलकारी मारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, और अपने मुख पर दधी ओदन लिपटाए, और अपने
मुख पर वो दही और मक्खन है वो लिपटा लेते हैं, अर्थात अपने मुख को दही और मक्खन से भर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर बालकों का स्वाभाविक चित्रण, जो चंचलता का स्वभाव उनका होता है, उसका वर्णन किया गया। तो प्रस्तुत पद में श्री राम लक्ष्मण आदि बालकों के बाल स्वभाव का सर्वथा स्वाभाविक वर्णन हुआ है, अतः यहाँ पर स्वभाव उक्ति अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और देखते हैं, ये सूरदास जी की रचना है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें पद में देखिए सूरदास जी की रचना है कि हरि अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मन ही रिझावत, बाह उठाय काजरी धोरी, गैयन टेरी बुलावत, बाह उठाय काजरी धोरी, गैयन टेरी बुलावत, कब उचिते प्रतिबिंब खम्भ में, लवनी लिए खवावत, हरि अपने आंगन कछु गावत। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण जी जो बालक हैं उस समय का वर्णन किया गया है। सूरदास जी कहते हैं हरि यानी श्री कृष्ण जी जो है अपने आंगन में कछु गावत मैंने कुछ गा रहे हैं। तनक तनक मैंने छोटे छोटे, तनक तनक मैंने छोटे छोटे जो चरण मैंने पैरों से, छोटे छोटे पैरों से नाचत, सो नाचत मैंने से नाचते हैं, छोटे छोटे पैरों से वो नाचते हैं। मन ही रिझावत, और मन ही मन खुश होते हैं। बालक श्री कृष्ण जी छोटे छोटे पैरों से नाचते हैं और कुछ न कुछ गाते रहते हैं, और गाते गाते मन ही मन रिझ जाते हैं, प्रसन्न होते रहते हैं। रिझावत मैंने प्रसन्न हो जाते हैं, मन ही मन खुश हो जाते हैं। बाएं उठाई काजरी डोरी, अपनी छोटी छोटी बाहें भुजाएं उठा करके और आवाज लगाते हैं। किसको? काजरी, काली धोरी मैंने सफेद गायों को, टेरी बुलावत मैंने टेर लगा करके जोर जोर से आवाज दे करके उन काली गायों को, सफेद गायों को जोर जोर से आवाज दे करके बुलाते हैं, काजरी गाय आ जाओ तनिक आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। इस प्रकार से छोटी छोटी बाहें उठा करके श्री कृष्ण जी काली और सफेद गायों को बुलाते हैं। कब उचिते प्रतिबिंब कम में, कभी अपने मुख के प्रतिबिंब को जो खंबे में देखते हैं, प्रतिबिंब को अपने मुख के प्रतिबिंब को कहाँ देखते हैं? खंबे में देखते हैं। फिर लवनी लिए खावावत, फिर उसको दूसरा बालक समझ करके अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। जैसे हमें कांच में अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ जो है उनके महलों में इस प्रकार से पारदर्शी चमकीले जो है खंबे बनाए हुए हैं। तो उन खंबों में उनका अक्स दिखता है, उनकी छवि दिखती है, उनका प्रतिबिंब दिखता है। तो वो बालक कृष्ण है, वो छोटे हैं, नादान है, नहीं जानते, वो उनको मक्खन लेकर के दूसरे बालक समझ करके उसको प्रतिबिंब को ही जो है मक्खन है वो खिलाते हैं। लवनी लिए खवावत, लवनी माने मक्खन, मक्खन को उनको खिलाने लग जाते हैं। तो ऐसा दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है, ये बालकों का स्वाभाविक दृश्य दिखाया गया है। तो प्रस्तुत पद में ये जो है सूरदास जी के द्वारा है रचित, ध्यान रखना। प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण जी के स्वभाव का क्या है? यथातथ्यपूर्ण, बालक श्री कृष्ण जी के यथातथ्यपूर्ण यानी सर्वथा स्वाभाविक जो वर्णन किया गया है, अतः यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कौन सा अलंकार है? स्वभावोक्ति अलंकार है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ये स्वभावोक्ति अलंकार के बारे में आप ठीक प्रकार से जान गए होंगे। दोनों जो उदाहरण है वो आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल सीधा सा इसमें अर्थ होता है कि जो स्वाभाविक जो प्रक्रिया होती है, स्वाभाविक जो हमारा स्वभाव होता है, ज़्यादातर तो बालकों के स्वभाव से लेकर के जो पद होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, स्वभावोक्ति अलंकार। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो समझ में आ गया होगा। अगला देखिए अलंकार है मानवीकरण अलंकार। ये मानवीकरण अलंकार वैसे तो पाश्चात्य अलंकार है, ठीक है। तो यह मानवीकरण अलंकार जो है, इसकी परिभाषा देखिए कि जब किसी पद में किसी प्राकृतिक जड़ अमूर्त पदार्थ में किसी मानव का, जब किसी प्राकृतिक पदार्थ में कोई जड़ पदार्थ है, स्थिर पदार्थ है, अमूर्त पदार्थ है, ठीक है, एक मूर्त होता है सामने, एक अमूर्त होता है। तो अमूर्त पदार्थ में किसी मानव का अथवा मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है, किसी मानव का या फिर मानवीय क्रियाओं का आरोप कर दिया जाता है। यानी किस पर किया जाता है आरोप?
कोई पद है, कोई कविता का कोई पद है, उसमें अगर आपको देखने को मिले कोई प्राकृतिक जड़ पदार्थ, अमूर्त पदार्थ, उसमें किसी मानव का या फिर मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार माना जाता है। इसको उदाहरण के द्वारा अच्छी प्रकार से आपको समझ में आएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो ये परिभाषा याद कर लेना, जब किसी पद में किसी प्राकृतिक जड़ अमूर्त पदार्थ में किसी मानव का अथवा मानवीय क्रियाओं का आरोपण कर दिया जाता है तो वहां मानवीकरण अलंकार माना जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझते हैं। उदाहरण के द्वारा देखिए, एक उदाहरण है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो ये उदाहरण है, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत सुंदर उदाहरण है। बीती विभावरी जागरी यानी रात्रि बीत गई है। बीती विभावरी, विभावरी का अर्थ होता है रात्रि, रात, बीती मैंने बीत गई है, रात बीत गई है। अब जागरी मैंने प्रातःकाल हो गया, अब जाग जाइए। अंबर पनघट, यहाँ पर रूपक अलंकार की भी प्राप्ति होती है। अंबर पनघट मैंने आकाश रूपी पनघट, आकाश रूपी पनघट, जहाँ पर पानी भरती है स्त्रियाँ वो पनघट होता है। ठीक है, पनिहारी पानी भरती है वो पनघट हो गया। तो आकाश रूपी तो है पनघट, उसमें डुबो रही तारा घट, तारा रूपी घड़ा, घट मैंने घड़ा, घट मैंने घड़ा, तारा रूपी क्या हो गया, घड़ा, तारा रूपी घड़ा। और आकाश रूपी क्या हो गया, पनघट, आकाश रूपी क्या है, पनघट, ये हो गया पनघट, आकाश रूपी पनघट है ये, और तारा रूपी घड़ा। उषा रूपी नागरी, उषा कहते हैं प्रातःकाल को, प्रातःकाल का जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, प्रातःकाल जो है वो होता है उषा, उषा का बेल, उषा बेला जिसको बोलते हैं। और लोग सुबह जलपान भी करते हैं, सुबह सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उसको उषा पान कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो उषा कहते हैं प्रातःकाल का जो समय होता है सूर्योदय से पहले का, लालिमा से युक्त जब सूर्य थोड़ा थोड़ा उदय होता है, सा दिखता है, वो उषा काल होता है। तो उषा नागरी, नागरी माने स्त्री, नागरी का अर्थ क्या होता है, स्त्री। तो उषा रूपी स्त्री, उषा ये प्राकृतिक चीज हो गई, तो यहाँ पर उषा को क्या मान लिया, स्त्री के रूप में। तो ये मानवीकरण हुआ कि नहीं हुआ, मानव के रूप में प्राकृतिक पदार्थ मानव के रूप में कार्य कर रहा है, मानव की तरह क्रिया करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उषा रूपी तो स्त्री है, उषा रूपी स्त्री, उषा प्राकृतिक चीज है और वो प्राकृतिक पदार्थ स्त्री के रूप में, मानव के रूप में, मानवीय स्त्री के रूप में बताया गया। तो प्रस्तुत पद में प्राकृतिक पदार्थ उषा है, उसको एक मानवीय स्त्री के रूप में माना जा रहा है। यहाँ पर इस पद में प्राकृतिक पदार्थ उषा को एक मानवीय स्त्री के रूप में माना जा रहा है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये क्रियाएं मानव की तरह की जा रही है, घड़े कुएं पर जाकर के, पनघट पर जाकर के एक घड़ा लेकर के पानी भरने का कार्य जो है मानव करता है, मानवीय क्रिया है ये। तो यहाँ पर प्राकृतिक चीज जो है उषा रूपी स्त्री है, वो तारा रूपी आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अंबर पनघट में डुबो रही, यानी आकाश रूपी पनघट में तारा रूपी घड़े को कौन डुबो रही है, आशा रूपी नागरी यानी स्त्री। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राकृतिक पदार्थ उषा है, उसको प्राकृतिक मानवीय क्रिया के रूप में दर्शाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, मानवीयकरण अलंकार। समझ में आ गया होगा। यानी कोई भी प्राकृतिक जड़ अमूर्त पदार्थ कोई किसी मानव का मानवीय क्रियाओं का आरोपण जहाँ पर होता है वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। तो यहाँ पर उषा पर मानवीय क्रियाओं का आरोपण हो गया है, तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होगा। ठीक है, एक उदाहरण और देखते हैं। धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। तो यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे हिम आच्छादन मैंने बर्फ से ढका हुआ जो भाग था वो हटने लगा इस धरातल से, इसे धरातल से, इस जमीन से, धरती से धीरे धीरे बर्फ का जो आच्छादन था, परत थे, वो हटने लगी है। अब धीरे धीरे जगी वनस्पतियां, वनस्पतियां जगने लगी है। तो वनस्पतियां, पेड़ पौधे इत्यादि वो जगने लगी अलसाई से, मैंने आलस्य से भर करके
ऐसे जैसे हम आलस्य करते हैं तो नींद में उठ करके ऐसे आंखें मसल करके और आलस्य करके उबासी लेकर के इस प्रकार से उठते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों वनस्पतियों को अलसाए हुए रूप में जगना आलस्य करते हुए जाग रही है। मुख धोती शीतल जल से, और ऐसा लगता है कि वे जैसे शीतल जल से मुख धो रही है, जैसे सुबह के समय सब लोग अपना अपना मुख धोते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर प्राकृतिक जो पदार्थ वनस्पतियाँ हैं वो अपना शीतल जल से मुख धो रही है। तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में अमूर्त पदार्थ है वनस्पतियाँ या प्राकृतिक पदार्थ या वनस्पतियों में मानवीय क्रियाएं क्या करने लग गई है कि आलस्य से जाग रही है। ये मनुष्य करता है, मानव करता है, आलस्य से जागना, ठंडे पानी से शीतल जल से मुख धोना, यह आरोपण किया गया है। अतः यहाँ पर मानवीय गण अलंकार है। समझ में आया? ये प्राकृतिक चीजें मानव की तरह कार्य, मुख धोना कौन कार्य करता है? मनुष्य करता है, मानव करता है, लेकिन यहाँ पर कौन कर रहा है? वनस्पतियाँ आलस्य से जाग रही है, तो कौन जागता है? मनुष्य जागता है। आलस्य से भर करके मनुष्य जागने का कार्य ऐसे मनुष्य कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वनस्पतियाँ अगर ये मानव की तरह क्रियाओं का आरोपण इसमें किया गया है, मानव की तरह कार्य कर रही है, तो यहाँ पर मानवीय गण अलंकार होगा। ठीक है, समझ में आ गया? एक तीसरा और देख लीजिए। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है, परी के समान। तो यहाँ दिवसावसान का समय का मतलब होता है, दिवसावसान का मतलब दिन है, वो अवसान माने समाप्ति पर है, दिन की समाप्ति हो रही है। इसका मतलब क्या हो रही है? संध्या, शाम हो रही है, शाम का समय है, तो शाम हो रही है, तो धीरे धीरे मेघमय आसमान से उतर रही है। मेघ में माने बादलों से युक्त या बादलों की पंक्तियों के आसमान से उतर रही है। कौन? संध्या रूपी सुंदरी, या रूपक अलंकार है। संध्या रूपी सुंदरी परी सी, परी के समान। संध्या रूपी जो सुंदरी है वो किसके समान उतर रही है? परी के समान। यहाँ पर संध्या को सुंदरी की तरह माना है, तो ये सुंदरी और उसको परी के जैसे बता देना, ये कार्य क्या हो गया? प्राकृतिक पदार्थ है संध्या, श्याम, तो उसको मानवीय आरोपण यहाँ पर कर दिया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर मानवीय गण अलंकार होगा। समझ में आ गया होगा? इसका विशेष स्पष्टीकरण मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप इसको समझ लेंगे, ये जो समझे ठीक इसी प्रकार से ये होगा। तो यहाँ पर संध्या रूपी सुंदरी है, तो संध्या को किसके रूप में माना है? सुंदरी के रूप में, एक स्त्री के रूप में, युवती के रूप में माना है, और फिर उसको क्या माना है? परी के समान। तो इस प्रकार से प्राकृतिक पदार्थ मानवीय क्रियाओं को करते हुए दिखा दिया, धीरे धीरे उतर रही है, तो ऐसे उतर रहे का कार्य कर रही है। कौन? संध्या रूपी सुंदरी। तो यहाँ पर मानवीय गण अलंकार है। एक उदाहरण और है, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार। हंसते हैं छोटे छोटे पौधे लघु भार। तो इस पंक्ति में देखो, छोटे छोटे पौधे क्या कर रहे हैं? हंस रहे। अब हंसने का कार्य कौन कर रहा है? मानव करता है, मानवीय क्रिया है ये हंसने का, लेकिन यहाँ कौन कर रहे हैं? छोटे छोटे जो पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। छोटे छोटे पौधे क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। तो यहाँ पर हंसने का कार्य पौधों के द्वारा किया जा रहा है, यानी यह प्राकृतिक पदार्थ है या अमूर्त पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, तो इन पौधों के द्वारा जो हंसने का कार्य मानवीय क्रियाओं का आरोपण किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर मानवीय गण अलंकार है। एक पद और देख लीजिए, छोटा सा उदाहरण, बहुत छोटे छोटे उदाहरण है। संध्या घनमाला की ओढ़े रंग बिरंगी छींट। छींट कहते हैं कपड़े को, छींट एक कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, उसको बोलते हैं छींट। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें संध्या रूपी जो कोई सुंदरी है, स्त्री है, संध्या रूपी घनमाला यानी बादलों की पंक्ति, घनमाला माने बादलों की पंक्ति या बादलों की पंक्ति रूपी जो स्त्री है वो ओढ़े है रंग बिरंगी छींट, रंग बिरंगे कपड़े के रूप में, यानी बादल है। संध्या रूपी जो सुंदरी है वो बादल है, वो तरह तरह के रंग के हैं, तो उन बादलों के तरह तरह के रंग की जो पंक्तियां हैं उसको किसकी उपमा दे दी? छींट की, वस्त्र की। तो संध्या रूपी स्त्री है वो बादलों की रंग बिरंगी छींट ओढ़े हुए हैं। तो ये छींट ओढ़ना यानी वस्त्र ओढ़ना, ये क्रिया किसकी है? मानव की, मानवीय क्रिया, यानी स्त्रियां ओढ़ती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर संध्या रूपी जो प्राकृतिक पदार्थ है उसको जो है किस रूप में दिखाया गया है? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है एक मानवीय आरोपण इसमें किया गया है संध्या रूपी स्त्री का, जो कि घनमाला यानी बादलों की पंक्तियों रूपी या बादलों की छींट, रंग बिरंगी छींट है वो ओढ़ी हुई है। तो इस प्रकार का मानवीकरण किया गया, यहाँ पर मानवीय आरोपण किया गया किसका? संध्या रूपी स्त्री का। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार माना जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मानवीकरण अलंकार के मैंने 5 उदाहरण लिखा दिए हैं। तो ये आशा करता हूँ मानवीकरण अलंकार और ये स्वभावोक्ति अलंकार आपको ठीक प्रकार से समझ में आए होंगे। ठीक है,
तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे आपके आगे के अलंकारों को लेकर के, आगे के अलंकारों की विवेचना को लेकर के। तब तक के लिए आज आप स्वभावोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार की परिभाषा और उसके उदाहरण को ठीक से याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उनको ठीक प्रकार से याद करना, गंभीरता से पढ़ाई करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।